अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही खास रहेगी, बहुत ही लाजवाब रहेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, स्टडी विथ रितेश। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर वगैरह हर एक चीज़ मिलेगा। ठीक है बच्चों? भारत में कौन सा प्रधानमंत्री अपने पद पर बहुत कम समय तक रहे? यानी ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के जो अपने पद पर बहुत ही कम समय के लिए जो है बच्चों नियुक्त हुए थे? गुलजारी लाल नंदा जी, या मोरारजी देसाई, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या अटल बिहारी वाजपेयी? जल्दी से बताना है। प्रत्येक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ, भारत में कौन सा प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर बहुत ही कम समय तक रहे? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है यानी गुलजारी लाल नंदा जी, ये बहुत ही कम समय तक जो है अपने पद पर रहे थे। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था बच्चों, गुलजारी लाल नंदा ना ये 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी जो है 2 बार कार्यवाहक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, है ना। 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए 2 बार हुए थे, तो पहली बार कब हुए थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था, तो उस समय जो है सडनली एक प्रधानमंत्री चाहिए था, तो इनको नियुक्त किया गया था बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए। तो पहली बार जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा? तो देखिए 27 मई 1964 से 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। आप देख सकते हो कितने कम समय में कितने कम समय के लिए ये जो है नियुक्त किए गए थे। और फिर से देखिए स्टूडेंट, दूसरी बार इनको कब नियुक्त किया गया था? तो ये भी याद रखना है, 11 जनवरी, है ना, 11 जनवरी 1966 को इनको नियुक्त किया गया था। और ये कब तक अपने पद पर बने रहे थे? तो 11 जनवरी 1966 तक, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कितने कम समय के लिए, है ना, 11 जनवरी को नियुक्त किए गए थे और 26 जनवरी तक ये अपने पद पर बने रहे थे। तो ये दूसरी बार था। ठीक है, यानी गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए थे बहुत ही कम समय के लिए। तो पहला तो मैं बता दिया, पहला 27 मई से कब तक बच्चों? तो 27 मई से 9 जून 1964 तक, है ना। और दूसरी बार जो है 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो ये देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? पूछा गया था बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा गया था, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? देश के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आ रखा है बच्चों? हाँ जी, आ रखा है। जल्दी से बताइए, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। ठीक है प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से बात आती है मोरारजी देसाई जी के बारे में। तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि बच्चों, कौन सबसे अधिक उम्र में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे? यानी कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे भारत के? कौन सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो जी हाँ, कौन बने थे? हाँ, तो ये मोरारजी देसाई जी थे, है ना। ये 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, कौन थे बच्चों? देखिए कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ये सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और जिस समय ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? 81 वर्ष थी। ठीक है बच्चों, क्या? 81 वर्ष। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो ये जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हीं को जो है बच्चों
लौह पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा, लौह पुरुष आयरन मैन किनको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री की बात आई थी ना, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? जल्दी बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जी हाँ, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? बच्चों, इजराइल की जो संसद है उसको किस नेम से जाना जाता है? जैसे भारत की संसद को संसद ही कहते हैं ना, भारत की संसद जो है उसको संसद के नाम से ही जानते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इजराइल की जो संसद है उसका क्या नाम है, उसको क्या कहा जाता है? सोरा, नेसेट, नेशनल असेंबली या संसद? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेसेट। ठीक है, अब देखिए सोरा, ये किस देश की संसद है? सोरा जो है किस देश की संसद है? तो बच्चों ये भी याद रखना है, ये अफगानिस्तान देश की संसद है। कहाँ की है? अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान देश की संसद है। अफगानिस्तान देश की संसद को क्या कहा जाता है? तो शोरा कहा जाता है। नेशनल असेंबली, चलिए नेशनल असेंबली के बारे में बताइए, ये किस देश की संसद है? बताइए, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ये किस देश की संसद है बच्चों? हाँ जी, पाकिस्तान। जी हाँ, सही जवाब है, पाकिस्तान देश की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। और इसके बाद जो है संसद है, तो ये तो भारत की है, भारत की संसद को क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है ना। तो ये सभी प्रश्न जो हैं आपको याद रखना है। भारत की संसद, भारत की संसद को ही संसद कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यानी क्या समय था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? 1956 से 1961 ईस्वी पूर्व, या 1961 से 1966 ईस्वी, या 1951 से 1956 ईस्वी, या 1947 से 1951 ईस्वी? बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, उसका समय काल क्या था, उसकी अवधि क्या थी, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो क्या था बच्चों? जी हाँ, सही जवाब आ रहा है, काफ़ी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, और बच्चों एक अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, और आप लोग को बताना होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। अगर मैं क्वेश्चन को इस प्रकार लिख दूं कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है, यानी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वारा, है ना, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई थी 1951 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में आर्थिक विकास को गति देना है ना, यानी देश में, बच्चों लिख लीजिएगा, देश में जो है आर्थिक विकास को गति देना, देश में आर्थिक विकास को गति देना, यही प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, देश में आर्थिक विकास को गति देना। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये भी बता दीजिए। द्वितीय, है ना, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जी हाँ, याद रखना है 1956 से 1961 ईस्वी पूर्व। ठीक है,
तो ये आपको बच्चों याद रखना है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली थी? जल्दी से बताना है। देखिए कैसे भारतीय थे, है ना, जिनको इंग्लैंड में बच्चों नाइटहुड की उपाधि मिली थी, यानी इस नाम से उनको संबोधित किया गया था। बताइए कौन व्यक्ति थे? लाल कृष्ण आडवाणी या सोमनाथ चटर्जी, सलमान रशदी या प्रतिभा पाटिल? जल्दी से जवाब देना है। हर एक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। किस भारतीय को इंग्लैंड में नाइटहुड की उपाधि मिली थी? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी सलमान रशदी, देन आपका आंसर सही है। बहुत ही फेमस लेखक हैं बच्चों, इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से एक फेमस पुस्तक है बच्चों मिडनाइट चिल्ड्रन। आपके एग्जाम में आ रखा है कि भाई मिडनाइट, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है बच्चों? मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रशदी जी। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसने की थी? बच्चों सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसके द्वारा की गई थी? जेड जॉनसन के द्वारा या जे एल्बर्ट के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा या जी मार्कोनी जी के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। सूक्ष्मदर्शी की पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी जेड जॉनसन, देन आपके क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखना है सूक्ष्मदर्शी की पहचान किसके द्वारा की गई थी सर्वप्रथम? तो जेड जॉनसन जी के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पे बात आई है बच्चों जे एल्बर्ट की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे बच्चों? टेलीविजन के आविष्कारक, जी हाँ, टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखना है कौन थे? जे एल्बर्ट थे। देखिए ग्राहम बेल की बात करें तो टेलीफोन, अगर आपसे पूछे कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ये ग्राहम बेल थे। अगर आपसे पूछे रेडियो, है ना, रेडियो के आविष्कारक ये कौन थे? तो ये आपके जी मार्कोनी जी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सा गीत है, ये देशभक्ति गीत है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जल्दी से बताइएगा बच्चों, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? जी हाँ, सभी स्टूडेंट बताएंगे सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो जी हाँ, इकबाल, प्रदीप, जयदीप या ख़याम? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी इकबाल, देन आपका आंसर सही है ना। चलिए बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम ये क्या है? हवा है, आग है, पानी है या गैस है? चेरी ब्लॉसम ये क्या है बच्चों? हवा है, आग है, पानी है या गैस है? तो बच्चों याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम ये क्या है? ये एक प्रकार का स्थानीय तूफान है ना। ये क्या है? एक तरह का स्थानीय तूफान है। और इस प्रकार के जो तूफान है ना, वो कर्नाटक क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, है ना। और ये तूफान जो है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है ना। यानी देखिए चेरी ब्लास्ट में क्या है, एक प्रकार का स्थानीय तूफान है। तूफान, हवा, आंधी सब एक ही चीज़ होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेरी ब्लाज्म क्या है बच्चों? स्थानीय तूफान है। और इस प्रकार के तूफान जो है कर्नाटक क्षेत्र में अधिक आते हैं। और साथ ही साथ कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ये तूफान जो है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी, क्रॉम्पटन, कार्टराइट, जे लुइस? जल्दी से जवाब देना है इस प्यारे से क्वेश्चन का। सेफ्टी लैम्प, जी हाँ, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी, क्रॉम्पटन, कार्टराइट या जे लुइस? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी हम्फ्री डेवी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है ये कौन थे बच्चों? ये एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है,
तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के द्वारा 1816 ईस्वी में, है ना, 1816 ईस्वी में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है गुलाबों का युद्ध। गुलाबों का युद्ध जो है किस यूरोपीय देश में हुआ था? गुलाबों का युद्ध किस यूरोपीय देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या स्पेन? जल्दी से बताइएगा, गुलाबों का युद्ध किस यूरोपीय देश में हुआ था? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो ये जो है इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड देश में हुआ था, है ना, और इंग्लैंड जो है एक यूरोपीय देश के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये युद्ध जो है कब से कब तक चला था ये भी याद रखना है। तो ये 1455 से स्टार्ट हुआ था और 1485 तक ये ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के जो है अनेक प्रदेशों में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गुलाबों का युद्ध जो है किस यूरोपीय देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और ये 1455 से 1485 ईस्वी तक जो है इंग्लैंड के अनेक प्रदेशों में जो है ये युद्ध छिड़ गया था, है ना, और इसी युद्ध को गुलाबों का युद्ध भी नाम दे दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 14 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को, 28 जून 1914 को या 28 मई 1914 को? देखिए ये तो बच्चे याद कर लेते हैं, इसमें याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, यानी डेट दे देगा, मंथ दे देगा, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है। तो जल्दी पहले आप लोग बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बी जवाब आ रहा है, इसको लॉक कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी, है ना, और उस समय हुई जब ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, तभी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, कब? 28 जुलाई 1914 को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, किसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए तो, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, बताना है सभी स्टूडेंट को कब हुई थी। तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक के बीच में द्वितीय युद्ध चली थी, ठीक है। तो 1939 से शुरुआत हुई और 1945 तक ये युद्ध चली थी, तो ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डेट बताइए तो, डेट और मंथ जल्दी से, जल्दी बताइए। हाँ देखिए बच्चों, याद रखना है 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर, 1 सितंबर को जो है 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हो गई थी, और अंत कब हो गया था बच्चों? 2 सितंबर 1945 को। पूरा डेट के साथ, मंथ के साथ याद रखिए तो ही बेटर है। तो 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हुई थी और 2 सितंबर 1945 को देखिए शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को, और समाप्त कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है फासिज्म, फासिज्म के जन्मदाता कौन है? हिटलर, सुभाष चंद्र बोस, जनरल टिटो या मुसोलिनी? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है मुसोलिनी देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, इतालवी के एक तानाशाह थे, इतालवी तानाशाह, इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को फांसीवाद का जन्मदाता कहा जाता था। 10th में पढ़े होंगे आप लोग, है ना बच्चों, कि इतालवी तानाशाह बेनिटो, बेनिटो मुसोलिनी, क्या नाम था इनका पूरा? बेनिटो मुसोलिनी, इन्हीं को जो है बच्चों फाशीवाद, फाशीवाद का जन्मदाता कहा जाता था, है ना। तो वही तो पूछा है कि फासिज्म कह लो या फाशीवाद का जन्मदाता कह लो,
है ना। तो ये किसको कहा जाता है, तो इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को कहा जाता था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हिटलर को, देखिए हिटलर की बात करें तो इसको, हिटलर को नाजीवाद का जन्मदाता कहा जाता था। नाजीवाद, अगर आपके एग्जाम में पूछते कि नाजीवाद का जन्मदाता, नाजीवाद का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ये हिटलर को कहा जाता है ना। अब डे स्टूडेंट बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो ये आप सभी को मालूम होगा कि ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, है ना। ये कौन थे बच्चों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, यूनान, पुर्तगाल, तुर्की, डेनमार्क। बताना है यूरोप का मरीज जो है किस देश को कहा जाता है, यूरोप का मरीज जो है किस देश को कहा जाता है, तो वेरी गुड, तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। यूरोप का मरीज जो है किस देश को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा, हेनरी मेन के द्वारा, या विनोबा भावे के द्वारा। जल्दी से बताना है एशियाटिक सोसाइटी, जी हाँ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछा जा सकता है कब हुई थी, तो ये भी जान लीजिए कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हाँ जी 1784 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बात आ चुकी है दादा भाई नेरोजी की, ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछते कि ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए, है ना, ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम सदन के लिए, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे बच्चों, प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये दादा भाई नेरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नेरोजी थे, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे विनोबा भावे की भी बात आ जाती है, तो इनके द्वारा भी एक प्रश्न बन जाता है, इनसे रिलेटेड भी एक प्रश्न बन जाता है कि बच्चों भूदान आंदोलन, जी हाँ भूदान आंदोलन, भूदान है ना, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी बच्चों, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ही की गई थी, है ना, याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, भूदान आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखना है 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में इस आंदोलन की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को क्या कहा जाता है, यानी अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल घास के मैदान हैं वो क्या कहलाते हैं, सवाना, पंपाज, डाउन्स, स्टैपिज, ये सभी घासों के प्रकार हैं, है ना। तो जल्दी से बताइएगा अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान क्या कहलाते हैं, किस नाम से इनको जाना जाता है, तो जी हाँ बच्चों याद रखना है, अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका के ट्रॉपिकल घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और ये विषुवत रेखा के सबसे निकटतम है ना। और इस घास की लंबाई कितनी है बच्चों, ये सवाना जो एक घास का प्रकार है इसकी लंबाई कितनी है, तो 3 से 6 फुट तक लंबी होती है, ठीक है, 3 से 6 फुट तक लंबी होती है, ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर बात आई है, देखिए पंपास, तो ये किस देश की एक घास की एक प्रकार है पंपास, जैसे ये तो अफ्रीका का था, सवाना जो है ये अफ्रीका का है, सवाना जो है ना ये तो अफ्रीका का हो गया। ठीक इसी प्रकार ये जो घास का प्रकार है पंपास, ये किस देश की है, तो बच्चों अर्जेंटीना। तो अगर आपसे पूछे कि अर्जेंटीना के घास के मैदानी को क्या कहा जाता है, बताइए। तो
अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। ठीक है। डाउन्स, देखिए डाउन्स ये भी एक घास का प्रकार है। तो ये डाउन्स जो है कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक घास का प्रकार है ना। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला घास का एक प्रकार है डाउन्स। ठीक है। स्टेपिज की बात करें तो ये पश्चिमी रूस, मध्य एशिया में पाया जाने वाला घास का एक प्रकार है। सब लिख लीजिए, ये पश्चिम एशिया, पश्चिम रूस और मध्य एशिया। ठीक है। तो अगर प्रश्न ऐसे बन जाता है कि पश्चिम रूस या मध्य एशिया में पाया जाने वाला घास का प्रकार कौन सा है, तो वो है स्टेपिज। ठीक है, याद रख लेना है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? चलिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, सूरदास, जयदेव, वेदव्यास। जल्दी से जवाब देना है। प्रत्येक स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का लाजवाब से प्रश्न का जवाब देंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद एक पुस्तक है और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी जयदेव, देन आपका आंसर सही है ना। अब देखिए बच्चों, बाणभट्ट की बात करें तो ये भी एक बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इनके द्वारा भी कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें से एक है हर्ष चरित्र, है ना। हर्ष चरित्र जो है ये किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। कादम्बरी, देखिए कादम्बरी भी एक इनकी पुस्तक है बच्चों। तो पूछा जा सकता है कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। देखिए वेद व्यास के बारे में बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है महाभारत, महाभारत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये वेद व्यास जी हैं। ठीक है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा बच्चों। बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में, ऐसी वीडियोस को आपके सामने लाने में। ठीक है। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।